हमारी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लंबे अवरोध के बाद लोकसभा में कामकाज, आम बजट 2026-27 पर सदन में हुई चर्चा। सत्ता पक्ष ने बताया बजट में आधारभूत संरचना और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक जरूरतों पर विशेष जोर। राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर जारी रहेगी चर्चा। सत्ता पक्ष ने कहा सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था और विकसित भारत की यात्रा को गति देने वाला बजट। विपक्ष का किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेश किया नैतिकता का बड़ा उदाहरण। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठने का फैसला। लोकसभा सचिवालय ने कहा नियमों के अनुसार की जाएगी कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा लोकसभा में विपक्षी सांसदों का आचरण सदन की गरिमा के प्रति अनादर। 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे व्यापक वार्ता। प्रधानमंत्री और मैक्रो मुंबई में संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का करेंगे उद्घाटन। डीप फेक और एआई कंटेंट पर केंद्र सरकार हुई सख्त। आईटी नियमों में किए बड़े बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई से तैयार सामग्री को प्रमुखता से लेबल करना हुआ अनिवार्य। आपत्तिजनक सामग्री को 3 घंटे में होगा हटाना। सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2021 में संशोधन 20 फरवरी से होंगे प्रभावी। साइबर सुरक्षा अब देश की सुरक्षा से जुड़ी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए सरकार ने शुरू की कई पहल। सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का किया उद्घाटन। गृह मंत्रालय के राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का भी शुभारंभ। संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के बारे में आइए जानते हैं और सबसे पहले बात जो लिस्टेड एजेंडा है उस पर करेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देश में सौर ऊर्जा परियोजना का निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर अपना वक्तव्य देंगे। संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा जुटाए गए सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स पर ब्याज की अदायगी के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के आहरण के बारे में वक्तव्य देंगे। दो 2026-27 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आज जारी रहेगी। वहीं राज्यसभा में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर अपना वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में भी वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार को 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो सदन में बजट 2026-27 के प्रावधानों पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। बाद में विभिन्न दलों के सदस्यों ने बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि देश आज विदेशी निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य के रूप में उभर कर आया है। आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास में गति आई है। सरकार विनिर्माण पर ध्यान दे रही है क्योंकि इससे निर्यात बढ़ेगा, देश का ढांचागत विकास तेज होगा और बेरोजगारी घटेगी। सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक जरूरत पर बजट में 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि 2047 के विकसित भारत की तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम है। विपक्ष ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने बजट में लोक हितों की अनदेखी करके विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यवस्थागत अन्याय किया है और कल्याण, रोजगार सृजन और कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। Honorable Finance Minister Madam Nirmala Sitharaman for giving to this country of 1.4 billion people her 9th consecutive budget, a budget which reflects her commitment, the commitment of the government, the conviction of the government and the consistency of the government.
As I stand here to speak, I am reminded of a few words from Rigveda, the oldest of our Vedas. Sangachadhvam sangvadadhvam sangvo manansi janatam. हम साथ बोले, हम साथ चलें, हमारी भावना और हमारी सोच एक दिशा में हो. My dear colleagues, we are all moving towards one and only one goal in the country, and the goal is to make India Viksit Bharat by 2047. And I can say with all conviction at my command that this particular budget of the financial year 26-27 is definitely a very strong step in our common journey. Last year, when I was standing in this very place, I had remarked that the 2025 finance bill reminded me of the garage mechanic who said, "I couldn't fix your brake, so I made the horn louder." Looking at the budget this year, I'm saddened to observe that though the horn has been muted, that there hasn't been enough movement. For this budget too appears to be a squandered opportunity, equivalent to rearranging the airbags on a crashing car while assuring the passengers that the chassis is sturdy and they will feel better afterwards. This budget is praised for prudence, but prudence without vision or fairness is hollow. It is a matured budget and perfect budget for the strongest base, creating a strongest base for the Vikasita Bharat. What Narendra Modi ji is a dream. And one thing, this was a budget of a mature economy. For an economically stable country and by a government that is confidently looking beyond today, Union budget 26-27 signals a shift from crisis management to long-term nation building. Aligning with Prime Minister Narendra Modi's vision of developed India by 2047. Rather than announcing flashy grave, as the government has focused on strengthening core systems, healthcare, education, manufacturing, infrastructure, and now explicitly energy security and cutting-edge technologies, including AI. It leaps to the eye that the Modi government is preparing India for sustained growth, for a march towards becoming a developed economy. What does it mean? It clearly signals faster connectivity between major economic centers alongside city economic regions, new freight corridors, inland waterways, coastal cargo promotion, and support to the states. The Modi government is now thinking in terms of agglomeration economics. Sir, the budget gives us a clear message about India's long-term priorities, and it also emphatically states, sir, where India intends to position herself in the unfurling global economic scenario. Sir, it also clearly states that the budget intends to balance growth and macro stability. So the challenge before the Honorable Finance Minister, as she was charting out the budget, was that she had to ensure momentum alongside building resilience. Sir, we had a growth of around a GDP of around 7%, inflation being low, and a fiscal deficit in the right direction. This was the momentum that was there in the country, sir, but we needed to build our resilience against the global trade, which was in a flux. Sir, the fiscal deficit of 4.3%, which is marginally lower than the 4.4%, only emphasizes that the focus of the finance minister has been on continuity rather than ambition. Sir, since the pandemic, the slow rate of fiscal deficit reduction, sir, it only highlights that the focus has been on stability rather than dramatic consolidation. With the global uncertainty looming large and also the rupee under pressure, the budget, sir, that was presented is nothing short of
prudent macroeconomics. Sir, above all of this, the real story is in the increase of allocation for capex at 12.2 lakh crores as against the 11.2 lakh crore, which is about 4.4% of the GDP. And this clearly underlines, sir, that the focus is on investments rather than consumption subsidies. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पेश विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने फैसला किया कि जब तक उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो लोकसभा की चेयर पर नहीं बैठेंगे। मंगलवार को विपक्ष ने स्पीकर पर सदन के कामकाज में पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा महासचिव को रूल 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। नोटिस की जांच किए जाने के बाद ही नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के 118 सदस्यों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विपक्ष के इस प्रस्ताव पर अब ओम बिरला ने फैसला किया है कि उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर जब तक सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। अपने भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता हॉराइजन 2047 रोड मैप के तहत रक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार और नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच अपने हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार करेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेगा। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई में भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 2026 के दौरान भारत और फ्रांस दोनों देशों में मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देना है। इमैनुअल मैक्रों 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भी हिस्सा लेंगे। इस समिट 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित की जा रही है। भारत एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला एआई समिट है, जिसमें दुनिया भर से नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। राष्ट्रपति मैक्रों का ये दौरा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। Artificial intelligence is unlocking possibilities that were once out of reach. Possibilities that are now creating lasting impact. Impact that positions AI as a greater force for human good. The world has moved from Bletchley Park to Seoul, from Paris, and now all eyes turn to India. As the world turns its gaze to India in February 2026, India will take center stage among the global AI ecosystem. World leaders, innovators, startups, researchers, academia, technology companies to create more than just an impact at the India AI Impact Summit 2026 from February 16th to 20th, 2026. To shape the future of AI, making it safe, more inclusive, and rooted in impact. 3 sutras will guide the vision of the summit. People, to shape AI that empowers every individual, ensuring no one is left behind. Planet, AI that protects the environment and accelerates meaningful climate action. Progress, AI that boosts productivity and fuels inclusive growth. At the summit, 7 chakras as themes will guide the discussions. Human capital, AI for economic development and social good, inclusion for social empowerment, democratizing AI resources, safe and trusted AI, science, resilience, innovation, and efficiency. As the countdown begins, a global movement is already underway.
In the run-up to the summit, over 300 pre-summit events across the globe have sparked new thinking, engaging more than 2 lakh participants with 1,200 plus proposals for pre-summit events submitted. In addition to these convenings, working groups in over 100 countries are shaping frameworks that ensure AI delivers real, measurable impact. The regional AI Impact Conferences, scheduled to be organized in the run-up to the summit, will also convene stakeholders to showcase the different AI initiatives undertaken by the state governments of Meghalaya, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Kerala and Orissa. To bring forth the spirit of innovation, several global flagship initiatives are being organized in the run-up to the summit. AI for All, AI solutions that address real-world challenges. AI by Her, women-led teams showcase groundbreaking AI innovations. Yuva AI, young innovators aged between 13 and 21 presenting AI solutions for social progress. Research Symposium, AI researchers sharing breakthroughs that shape the future of innovation. India AI Tinkerpreneur, school students building AI-enabled solutions for social good. Udaan, the Impact Pitch Fest, empowering startups from around the world to present impactful solutions and connect with global investors and ecosystem leaders. During the summit, the AI Expo 2026 will become one of the world's largest stages to showcase AI's transformative power in action. The flagship initiatives also extend to global casebooks that will be launched at the summit in partnership with the World Health Organization, International Energy Agency, United Nations Women, Central Square Foundation and Ek Step Foundation, Government of Maharashtra, World Bank and Wadhwani AI, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, International Institution of Information Technology Bangalore and Change Inc. These casebooks will highlight AI's impact on health, energy, gender empowerment, education, agriculture and accessibility, showcasing groundbreaking innovations and highlighting key lessons from real-world AI applications. All of this builds towards a summit of unprecedented scale, uniting nations and innovators from across the world. India AI Impact Summit 2026. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा और भारतीय रेलवे प्रबंधन प्रणाली लेखा के प्रशिक्षु अधिकारियों के ग्रुप से मुलाकात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन ट्रेनीज ऑफिसर्स से मुलाकात की। ये अधिकारी वर्तमान में फरीदाबाद स्थित अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने इन ट्रेनी ऑफिसर्स से बातचीत की और उनका मार्गदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि साइबर सुरक्षा अब देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत, समन्वित और तकनीक सक्षम तंत्र की सख्त जरूरत है। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में साइबर आधारित धोखाधड़ी से निपटना और इसके तंत्र को समाप्त करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राज्य पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ईडी, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग प्रणाली, आईटी मंत्रालय, आरबीआई और न्यायपालिका जैसे संस्थान साइबर अपराध को रोकने और कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एजेंसी की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी है, लेकिन आपसी समन्वय के बिना इस लड़ाई में सफलता संभव नहीं। सबसे पहले तो मैं सीबीआई और I4C दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें सरकार की कई एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ईडी, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, आईटी मिनिस्ट्री, आरबीआई और न्यायपालिका, ये सभी
साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं और ये पूरे प्रयास में सबकी अपनी अपनी एक भूमिका भी है, जिम्मेदारी ही। हालांकि ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, सभी के प्रयास एक ही दिशा में है। फिर भी सभी प्रयासों को जब तक अलाइन नहीं करते हैं, संरेखित नहीं करते हैं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि सीबीआई और I4C का ये अनेक सत्रों में बटा हुआ प्रयास, इस सारे प्रयासों को और सरकार के सारे विभागों को अलाइन करने में और उनके प्रयासों को संरेखित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हमें इच्छित परिणाम मिल पाएंगे। गृहमंत्री ने बताया कि जनवरी 2020 से 2025 के बीच I4C साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का व्यापक उपयोग हुआ। लाखों शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से करीब 1,84,000 शिकायतें FIR में बदली गईं और कई मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जिसके साथ साइबर फ्रॉड होता है उसकी होती है कि सरकार क्या कर रही है। मगर दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड रद्द कराने का काम गृह मंत्रालय ने किया है और 3 लाख मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को IMEI आइडेंटिटी को ब्लॉक करने का काम हमने किया है। 20,853 आरोपी पकड़े गए हैं और अब FIR होने के बाद ये बहुत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए AI और डीप फेक सामग्री से जुड़ी नई सख्त नियमावली लागू करने का ऐलान किया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी कंटेंट को जिसे सक्षम अधिकारी या अदालत निर्देशित करें 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या AI से बनाई गई सामग्री को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल या वाटरमार्क के साथ दिखाना अनिवार्य होगा, जिसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो, ग्राफिक्स सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन की मदद से बनाया, संशोधित या बदला गया हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये कदम सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों के तहत उठाया गया है। नए नियम 20 फरवरी से लागू हो जाएंगे और सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब AI से तैयार कंटेंट को सूचना के रूप में माना जाएगा और अगर किसी सामग्री से गैर कानूनी गतिविधि जुड़ी है तो उसके खिलाफ IT नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स को कम से कम हर 3 महीने में चेतावनी दी जाए कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा हो सकती है, खाता निलंबित किया जा सकता है, सामग्री को हटाया जा सकता है। पहले ये कार्रवाई 36 घंटे में करनी होती थी, लेकिन नए नियमों के तहत 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कदम डिजिटल मीडिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा। यूजर्स को वास्तविक और बनावटी जानकारी में फर्क समझने में मदद करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में 9 से 11 फरवरी तक आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री ने मंगलवार को ब्रिक्स 2026 की बैठक में शामिल शेरपा प्रतिनिधिमंडल और देश के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 20 साल ब्रिक्स ने पूरे कर लिए हैं, ऐसे में बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने मंच के भविष्य के एजेंडे और प्राथमिकताओं पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परामर्श और समन्वय के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। समूह के जन केंद्रित एजेंडे और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इस वर्ष मई और जून के बीच समाप्त हो रहा है, जिसके लिए आयोग ने तैयारी संबंधी प्रशासनिक उपाय किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के काम में सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों को उनके गृहनगर और उन जिलों में तैनात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां उन्होंने पिछले 4 में से 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। ये शर्त तभी लागू होगी जब अधिकारी ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 31 मई
और पुदुचेरी के लिए 30 जून को या उससे पहले अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो या करेंगे। आयोग ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि सभी तबादले 27 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएं और अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। दिल्ली के दिल में स्थित राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 31 मार्च तक विजिटर्स के लिए खुला रहेगा। ये उद्यान अपनी हरियाली और खूबसूरत वातावरण के लिए बेहद मशहूर है। तो अगर आप नेचर और ताजगी का आनंद लेना चाहते हैं तो अमृत उद्यान की इन खूबसूरत सैर का मौका बिल्कुल ना चूकें। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इससे जुड़ी कुछ तस्वीरों के साथ। आप मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। यहाँ पे मैं 4 साल से आ रहा हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि साल में सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार गर्मी के सीजन में और एक बार ठंड के सीजन में। इस बार फरवरी में खुला है, ये 3 तारीख से 31 तारीख तक। It's really a very nice experience and variety of flowers are really fantastic. We are really thrilled and happy. फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पानी की व्यवस्था, शौचालय, सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। किसी किस्म की कोई यहाँ तकलीफ नहीं है। मैं सब चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ आइए। बस बैंक आया और यहाँ पर रावत अच्छे और यहाँ पर मैं खुश घूम के हमें बहुत मजा आया। हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। यहाँ पे पूरी जगह घूम रहे हैं, खूब सारी फोटो खींच रहे, बहुत लोग आए हैं और यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लग रहा है।